unit cell of crystalline substance is defined as a smallest repeating unit which show the complete geometry of the complete geometry of the complete geometry of the complete geometry of crystalline substance. फुल स्टॉप डाल के लिखना. A unit cell is characterized by edge length A, B, C, A, B, C along the three edge of the unit cell and the angle alpha, beta and gamma, alpha, beta and gamma in between BC, यानी B और C के बीच में जो एंगल होगा अल्फा बोला जाएगा. तो हमें डालेंगे CA and AB रिस्पेक्टिवली. तो 3 एज हुआ ABC और 3 एज में 3 एंगल अल्फा, बीटा, गामा. अल्फा बनेगा BC के बीच में, CA के बीच में बीटा और AB के बीच में गामा. अब यहां यूनिट से समझ में आ गया. कोई भी सॉलिड ले लो एग्जांपल, ठीक है. अब किस सॉलिड में क्या होता है आगे हम देखेंगे. कॉपर दिमाग में रखो, सिल्वर रखो, गोल्ड रखो, इनका एक अपना यूनिट सेल होता है और उसमें जो यूनिट सेल होता है बार बार क्या होता है, रिपीट होता है. तो उस रिपीटेड स्ट्रक्चर में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल. और ये यूनिट सेल 7 टाइप अलग अलग देखा गया पूरे सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में 7 अलग अलग देखा गया. तो नेक्स्ट हेडिंग डालना 7 डिफरेंट यूनिट सेल. 7 डिफरेंट यूनिट सेल. 7 डिफरेंट यूनिट सेल. अब यहां से जो क्वेश्चंस पूछता है वो इनका डायमेंशन पूछता है. डायमेंशन मतलब अल्फा, बीटा, गामा में क्या रिलेशन है और ए, बी और सी में क्या रिलेशन. तो यहां से क्वेश्चंस पूछता ही, और नीट में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये याद करना पड़ेगा. ठीक है. तो 7 टाइप का यूनिट सेल पूरे क्रिस्टलाइन में हमने देखने को मिला. तो 7 का डायमेंशन याद करके रखना और एग्जाम्पल भी एक एक लिखवाऊंगा आगे. उसके बाद हमें केवल यूनिट्स क्यूबिकल पढ़ना है, बाकी के बारे में नहीं पढ़ना. थोड़ा सा हेक्सागोनल के बारे में पढ़ना है, बाकी हमें किसी यूनिट सेल के बारे में हमें नहीं पढ़ना है. तो डायमेंशन में पहला लिखना, सॉरी, यूनिट सेल में पहला लिखना क्यूबिकल यूनिट सेल. क्यूबिकल यूनिट सेल. क्यूबिकल यूनिट सेल. क्यूबिकल यूनिट सेल. अब क्यूबिकल यूनिट सेल में पहले डायग्राम बना लो. यानी किसी सॉलिड में ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा होगा. यानी उस सॉलिड में सर्च करके देखा गया होगा तो जो एटम कहां कहां प्रेजेंट है
उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर निकल के आया वो क्यूब निकल के आया, और ये क्यूब बार बार रिपीट हो रहा था। अब इसमें आगे चल के हम ये भी डिफाइन करेंगे लाइटिस पॉइंट। अभी लिखना मत, लाइटिस पॉइंट। लाइटिस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इस क्यूब में एटम किस किस पोजीशन पर सिचुएटेड है, प्लेस्ड है, उसको हम बोलते हैं लाइटिस पॉइंट। और इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं स्पेस लाइटिस। मतलब एक नाम है कि क्यूब में एटम कहां कहां प्रेजेंट है, वो आगे हम देखने वाले हैं, अभी सिंपल से ही बता रहा हूं। क्यूब में मान लो कॉपर के अंदर क्यूब निकला, तो क्यूब जो निकला उसके अंदर एटम कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा ना, कॉर्नर पे होगा, फेस पे होगा, बॉडी में होगा, एज पे होगा। तो जहां जहां रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम बोलेंगे लाइटिस पॉइंट, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे, स्पेस लाइटिस, ठीक है। अब क्यूब में अगर हम बात करें तो यहां हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है। तो इसका डायमेंशन ए, बी और सी, 3 एंगल बन गया। अब रूम, अगर मान लो ये रूम है क्यूब, इसीलिए मैं बोला था आगे भी और चीज समझना पड़ेगा। रूम में क्यूब मान लो, अब क्यूब मानो तो ये कॉर्नर पकड़ो, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो 3 इसमें है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बीच में क्या रिलेशन है, अगर क्यूब है तो लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, यानी एलबीएच को एबीसी से बता दिया गया। कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इसमें लेंथ ए है, ब्रेथ बी है, सी हाइट है, कोई हम मान सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है। अब एंगल के बारे में बात करें, अब यहां 3 एंगल बन रहा है। तो जैसे मान लो ये है, अब ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, तो यहां पे 2 एंगल बना, सॉरी 1 एंगल बना, और यहां पर एक अगर आया तो 1 एंगल यहां बनेगा और 1 एंगल यहां बनेगा। तो 3 एंगल हम बोलेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। तो कौन एंगल कहां बनेगा, अल्फा, बीटा, गामा लिखवा दिया हो। अब यहां अल्फा, बीटा और गामा का जो वैल्यू होगा, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और ये कितने डिग्री होता है, तो ये डायमेंशन हुआ, और ये डायमेंशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसमें लाइटिस पॉइंट नहीं लिखवा रहा हूं, वो अलग से लिखवाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा है क्यूबिकल यूनिट सेल। क्यूबिकल यूनिट सेल, अब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंपल, जिसको प्रिमिटिव बोलते हैं, उसके बाद बीसीसी और एफसीसी, वो आगे हम इसमें नहीं कर रहे हैं। सेकेंड है हमारा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल यूनिट सेल। अब किसी सॉलिड में, अच्छा एग्जाम्पल मैं अभी नहीं लिखवा रहा हूं, एग्जाम्पल तब लिखवाएंगे जब इसके बारे में 1 बाय 1 एफसीसी बीसीसी करके पढ़ाएंगे सेपरेट, तो बताएंगे। ऐसे ध्यान में लेके चलो कि इसमें कॉपर आता है, ठीक है, सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा, जितना मेटल वगैरह आते हैं उसमें क्यूबिकल ज्यादा देखने को मिलता है। टेट्रागोनल यूनिट सेल, अब किसी सॉलिड में ऐसा देखा गया कि जो एटम प्रेजेंट है और उसके अंदर उनका लोकेशन देखा गया, तो लोकेशन के बाद यह देखा गया कि टेट्रागोनल निकला, और बार बार टेट्रागोनल रिपीट हो रहा था। तो टेट्रागोनल का डायमेंशन हमें चाहिए, तो कैसा लेंगे डायमेंशन, टेट्रागोनल कैसा होगा। अब ध्यान रखना इसी को, अगर मान लो क्यूब है, क्यूब का तुम एक तरफ से, यानी इस साइड से या तो इस साइड से किसी एक तरफ से बढ़ा दो, जैसे मान लो रूम क्यूब है, अब तुम इसकी जो टेरिस है और ये फ्लोर है उसको इंक्रीज कर, उसकी हाइट को इंक्रीज कर दो, यानी हाइट इसका बढ़ा दो। और तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये एक तरफ से इसको इंक्रीज कर दो,
ऐसा। इसको, इस क्यूब को ऊपर की तरफ से इसको हाइट को बढ़ा दिया गया, ये टेट्रागोनल बन जाएगा। तो मान के चलते इसमें ए है, बी है और ये सी है, तो क्या रिलेशन होगा? ए और बी क्या है? इक्वल। लेकिन क्या सी इक्वल है क्या? तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, यानी लेंथ और ब्रेथ तो इक्वल है लेकिन हाइट इक्वल नहीं। इस ऐसा सोच के चल रहा है कि इस रूम को टेरिस और फ्लोर के ऊपर बढ़ा देना है, टावर बना देना है इसको, तो लेंथ और ब्रेथ उतना ही रहेगा, जो हाइट बढ़ाया गया है वो डिफरेंस हो जाए। एंगल के बारे में क्या होगा? अल्फा बीटा गामा। एक एंगल इनके बीच में होगा, एक इसके बीच में होगा, एक इसके बीच में होगा। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा कितने डिग्री होगा? तो हमने अगर हाइट बढ़ाया है तो हाइट, हाँ है? ब्रेथ भी इंक्रीज होगा। अब यहां देखो, ये रूम है, ये रूम है, और कहीं पर तुम्हें दिख रहा है ऐसा तो बोला इसलिए कि इसमें इमेजिनेशन वाला है। ये रूम है, रूम ध्यान में आ गया? अब इस रूम का हाइट बढ़ाओगे तो रूम बढ़ जाएगा। कौन सा बढ़ेगा? ये कौन? ये पूरा क्लियर बताओ। यहां से यहां तक बढ़ेगा। ये रूम है, ध्यान में आ गया? अब तुम इसको ऊपर लेके जाओ, टेरिस और फ्लोर को नीचे फैलाओ, तो अगर तुम कहोगे तुम इंजीनियर नहीं बने, नहीं तो तुम्हारे हिसाब से तो नीचे से फ्लोर, फ्लोर को अगर बनाया जाता तो ऊपर उसका अगर रूम 10 बाई 10 का होता तो ऊपर 20 बाई 20 का हो गया होता है। जब ये रूम को, ये मान लो रूम का ये है, लेंथ है और ब्रेथ है, तुम इसको बढ़ा रहे हो ऐसे, तो ये कहां बढ़ा? ये हाइट बढ़ रहा है ना। जब यहां वाला फ्लोर आएगा टेरिस, तो क्या इसके ही बराबर होगा ना? तुम्हें आगे दिक्कत होगा क्योंकि ये तो कम इमेजिनेशन है, बहुत ज्यादा इसमें सोचना पड़ेगा आगे। ये समझ में आ गया? अरे इसको बढ़ाया गया, ऐसे हाइट को बढ़ाया गया, तो ये लेंथ और ब्रेथ थोड़ा ना चेंज हुआ। जो यहाँ टेरिस बना है, यहाँ का टेरिस क्या हो जाएगा? इसी के बराबर आएगा ना। तो यहाँ भी लेंथ और ब्रेथ क्या होगा? बराबर। हाइट चेंज हो रहा है ना। तीसरा है, थर्ड लिखना, ऑर्थोरोम्बिक। है ना ऑर्थोरोम्बिक सल्फर में? थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक। थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक। अब क्या करना है, इस क्यूब को जो तुम वन साइड बढ़ाए थे, टेरिस और फ्लोर, अब तुम दोनों साइड बढ़ाओ, इधर भी बढ़ाओ और इधर भी बढ़ाओ। ठीक है? नहीं तो याद करो मैच बॉक्स। मैच बॉक्स कैसा होता है? क्या मैच बॉक्स का लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है? नहीं। लेकिन उनके बीच का एंगल याद करो, ले मैच बॉक्स में उनके बीच का एंगल क्या होता है? तो मैच बॉक्स को ही बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि मैच बॉक्स ये एग्जांपल ऑफ, तो हम बोलेंगे ऑर्थोरोम्बिक। मैच बॉक्स। तो अगर हम बोले ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्या यहां भी
यहां भी हम बढ़ाते हैं और यहां भी बढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहां पर केवल हाइट चेंज हुआ, अब यहां पर क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज हो जाएगा, लेकिन एंगल क्या होगा मैच बॉक्स का, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। लिख रहे हो? एक गधे, कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो इसमें दो चीजें हैं, जिसको समझ में आएगा उसका ही मार्क्स आएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा उसका ही मार्क्स आएगा। पूछो कैसे? अब ऑर्थोरोम्बिक का अगर वो रट लिया तो उसको समझने की जरूरत है। अगर ऑर्थोरोम्बिक को पूछा जाए कि बताओ डायमेंशन, जो समझ के बनाया होगा उसको भी यही मार्क्स मिलेगा, जो नहीं समझ के बनाया होगा उसको भी यही मार्क्स मिलेगा। इसमें दोनों को मार्क्स मिलने वाले। अभी समझने वाला, इमेजिन वाला बहुत सारी चीजें है। अब ऑर्थो टेट्राहेड्रल का जब यूनिट डायमेंशन पूछेगा तो रटने वाला ही बताएगा, हाँ जो समझ के बनाया उसको थोड़ा रटना नहीं पड़ेगा कि ये इधर से इंक्रीज कर दी। दो इस चैप्टर में सबको मार्क्स मिलने वाला है। नेक्स्ट लिखना रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल और जो रोम्बोहेड्रल, फोर्थ वन इज रोम्बो हेड्रल। अब रोम्बोहेड्रल में ऐसा समझो, जो जो मैं बता रहा हूं कि ऐसे समझने याद रखने के लिए बता रहा हूं, तो दो चीजें इसमें, एक समझने वाला एक रटने वाला, दो काम। अब दोनों में दोनों करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर केवल तुम रटने वाला भी है तो उसमें भी मार्क्स मिलेगा, पहले बता रहा हूं। समझ के उसको याद करोगे तो उसमें भी मार्क्स मिलेगा और थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन आएगा। रोम्बोहेड्रल में क्या करना है, क्यूब, इसमें मान लो क्यूब है और फ्लड आया और ये रूम जो है थोड़ा सा झुक गया ऐसे ऊपर से, मतलब रूम गिरा नहीं, बस ये जो क्यूब था वो ऐसे स्लाइटली झुक गया, गिरने वाला है, ऐसे आ गया। इमेजिन बन गया दिमाग में, कैसा हुआ, ये रूम बस गिरने वाला है। तो जब रूम गिरने वाला है तो क्या होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट चेंज होगा कि नहीं होगा? हाइट चेंज हो जाएगा ना, हाइट चेंज होगा कि नहीं होगा? कैसे चेंज हो जाएगा? मान लो ये है, ये मान लो ऐसे, अब ये ऐसे हो गया, मार्कर का ये लेंथ चेंज हो जाएगा। अब उसका डायग्राम मैं बना नहीं सकता हूं, या कोशिश करता हूं बनाने के लिए। पता नहीं बना कि नहीं बना। अब 3D में वो डायग्राम बनेगा नहीं, इसीलिए बोला एनसीईआरटी लेके आओ। ये समझ में इमेजिन बन गया। क्यूब को कैसे किए तुम, क्यूब को स्लाइड किए, तो जब स्लाइड किए तो लेंथ और ब्रेथ और हाइट चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना? ऐसा अगर हो गया होता तो हम बार बार फिर गिरा के रूम में रहते। हाइट ब्रेथ और लेंथ ब्रेथ और हाइट कैसे चेंज हो जाएगा? क्या चेंज होगा? एंगल। कौन सा एंगल चेंज होगा? सब एंगल चेंज हो जाएगा, पूरा डिस्ट हो रहा है। इसमें हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों एंगल स्लाइड होने के बाद इक्वल होंगे, लेकिन वो 90 के बराबर नहीं होंगे। इसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल।
एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि स्लाइडली उसके अंदर जो हुआ है वो ऐसे हुआ है। एंगल बराबर होगा और डायमेंशन। अब इसमें दो बातें हैं, या तो दिमाग में इमेजिन बन जाए और नहीं बने तो हम डायरेक्ट रट ले। जो काम है रोम्बोहेड्रल, तो डायमेंशन याद रखना। फिफ्थ है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल यूनिट सेल में ये जो बाहर है ब्रिक लगे होते हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल में ऐसे सोचना है। ये तो 2D में हुआ। अब सोचो ये ऐसे 3D में हो गया, जो बाहर ये ब्रिक लगे रहते हैं हेक्सागोनल। अब इसमें क्या होगा, इसमें लेंथ और ब्रेथ, ये जो है ब्रिक वाला ये पार्ट, ये इक्वल होगा, लेकिन हाइट इक्वल नहीं है। तो A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये बात क्लियर है हेक्सागोनल में। अब एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। अब एंगल में ये अगर इसका नीचे वाला बेस है तो इसके ऊपर ये ऐसा होता है। याद करो ब्रिक में ऐसा होता है ना, जो हेक्सागोनल बाहर जो ये ब्रिक लगाए जाते हैं, लगाते हैं ना हेक्सागोनल में। अब ये जो इसके ऊपर है, तो ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया है? 90 डिग्री ना। और ये इसके साथ, और ये इसके साथ ये 120 हुआ। तो इसमें दो 90 डिग्री है और एक 120 डिग्री है। तो इसमें लिखना अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इक्वल टू 120 डिग्री। अब एक चीज और गलती मत करना कि अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री है, तो कहीं अगर गामा 90 लिख दिया और अल्फा 120 लिख दिया तो वो भी चलेगा, क्योंकि वो नाम चेंज कर दिया होगा। कभी कभी बच्चे एक दो डाउट आए, सर अल्फा बीटा आपने गामा अल्फा बीटा 90 लिखवाया, गामा 120 लिखवाया। अरे हमने उसमें नाम नहीं लिखा है कि अल्फा कौन है बीटा कौन है, हमने ये बोला है कि दो एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल 120 है। अब वो एबीसी लिख के कुछ भी बता सकता है कि ये अल्फा है बीटा है गामा है। दो एंगल 90 डिग्री होगा और एक एंगल 120 होगा। एंगल क्लियर हो गया? 120 कैसे आएगा? ये 120 और ये 90 समझ में आ गया। जो ब्रिक का ऊपर वाला लेयर होगा वो उसके साथ बेस के साथ एंगल बनाएगा। तो ये 5 हो गए ना, दो और है लिखना, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। याद रखने के लिए लिख लो डिस्टॉर्टेड मैच बॉक्स। डिस्टॉर्टेड, केमिकल बॉन्ड में कई बार आया डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड मतलब वो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड मैच बॉक्स। अब याद करो मैच बॉक्स को तुम स्लाइटली ऐसे किए, मैच बॉक्स को, और मैच बॉक्स पूरा न्यू पैकिंग में। तो अब न्यू पैकिंग में है तो उसका ए बी और सी बराबर नहीं है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर नहीं है, लेकिन एंगल क्या है? 90 डिग्री है ना, एंगल 90 डिग्री। अब तुम मैच बॉक्स को क्या किया, थोड़ा सा स्लाइड कर दिए, तो उसका लेंथ ब्रेथ हाइट चेंज होगा कि नहीं होगा? है या मैच बॉक्स बड़ा हो जाएगा? अगर मान लो तुम ऐसे कर दिए, उसको स्लाइड कर दिए तो मैच बॉक्स बड़ा हो जाएगा?
लेंथ ब्रेथ और हाइट वही रहेगा ना, लेकिन जो पहले 90 डिग्री एंगल था वो 90 डिग्री एंगल अब नहीं रहेगा, और कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और यहां पर थोड़ा सा भी समझना है कि अल्फा बीटा और गामा आपस में बराबर भी नहीं होंगे। तो पहले मैं ट्राइक्लिनिक लिख रहा हूं, इसका डायग्राम मैं नहीं लिख रहा हूं, एनसीईआरटी लेके आओ और डायग्राम से निकालो। तो यहां पर लिखेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सही है। लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होता है ना मैच बॉक्स में, हाँ, ए और बी इक्वल है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, क्लियर है ना। तो लेंथ ब्रेथ और नहीं हाइट कोई बराबर नहीं होता है। अब यहीं पर अल्फा बीटा और गामा अगर हम 90 डिग्री लिख दिए होते तो किसका स्ट्रक्चर हो जाता है? मैच बॉक्स का हो जाता है। उसके क्या बोलेंगे हम? ऑर्थोरोम्बिक। और जब वही ऑर्थोरोम्बिक को हम डिस्टॉर्टेड कर देंगे तो फिर से भी बराबर नहीं है। लेकिन अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, यानी एंगल भी आपस में बराबर नहीं है और कोई एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ट्राइक्लिनिक है। तो याद कर लेना, मैच बॉक्स को अगर तुम स्लाइटली ऐसे स्लाइड करते हो तो ये स्ट्रक्चर निकल के आएगा। कोई एंगल, और मैच बॉक्स का लेंथ ब्रेथ वाला भी थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। तो डायमेंशन, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि मोस्ट अनसिमेट्रिक यूनिट सेल। तो देखो सब ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं कुछ बराबर है, यानी ए बी के बराबर है, अल्फा बीटा 90 के बराबर है, कहीं ए बी सी बराबर है। तो मोस्ट अनसिमेट्रिक यानी इसमें कुछ भी बराबर नहीं है, ना तो एंगल बराबर है, ना तो इसमें क्या बराबर है, लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर है, और नहीं तो एंगल 90 के बराबर है। इसको बोलते हैं मोस्ट अनसिमेट्रिक, लिख लेना वहां पे। तो याद करने का सबसे बेसिक तरीका यही है, ट्राइक्लिनिक जब आए तो कुछ भी बराबर नहीं है, लेंथ ब्रेथ और हाइट कुछ भी बराबर नहीं है, और अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर नहीं है, और वो 90 के बराबर भी नहीं है। सेवन लिखना, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में डायमेंशन लिखना, ए नॉट इक्वल टू बी, एक मिनट, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इमेजिन करो कि ना तो लेंथ ब्रेथ के बराबर है और ना तो हाइट के बराबर है, यानी अभी तक मैच बॉक्स चल रहा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर नहीं होते हैं ना इसके। अब जो इसमें जो दो एंगल है अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा, वो 90 के बराबर है, और गामा जो है, अल्फा और गामा लिख लो, या जो डायमेंशन है वही लिख लो, और गामा जो है वो 90 के बराबर नहीं है, यानी दो एंगल 90 के बराबर है और तीसरा एंगल 90 के बराबर नहीं है। मतलब क्या? अब ऐसा रूम में सोचो कि ये लेंथ ब्रेथ और हाइट आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे सोच लो कि ये जो ऐसे था अब ऐसे हो गया, ये ऐसे था अब इसका केवल बेस चेंज किए, अब इसके ऊपर टावर बना दो, और ये आपस में मान लो बराबर नहीं है, ये लेंथ और ये ब्रेथ ये आपस में बराबर नहीं है, और ये जो हाइट है वो भी बराबर नहीं है, ए मान लो, बी मान लो, और ये सी है, तो ये इसके बराबर नहीं है। ये एंगल 90 है और ये एंगल, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है ये, तो दो एंगल 90 हो गया, और ये एंगल 90 नहीं है। तो सोच लो कि
यानी रेक्टेंगल को थोड़ा सा स्लाइड करके और तब इसके ऊपर टावर बना देना है, तो वो है मोनोक्लिनिक। लास्ट वन इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, तो ये डायमेंशन याद रखना है। क्लियर हो गया? या ऐसा करो, ये नोटबुक है, थोड़ा सा इसको स्लाइड करो ऐसे, जो ये रेक्टेंगल बना है ना इसको थोड़ा सा स्लाइड करो। अब रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ अलग अलग होता है, अलग अलग है, इसके ऊपर टावर बना दो, क्यूब बना दो ऐसे। तो बनाओगे तो लेंथ ब्रेथ और हाइट आपस में इक्वल नहीं है। अब ये जो इसके ऊपर है तो ये परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, तो 2 डिग्री 90 हो गया। और ये जो है गामा, जिसको मान लो तो ये 90 के बराबर नहीं होगा, कोई दूसरा एंगल होगा। हो सकता है कितने डिग्री पे वो बनाया गया होगा, 60 डिग्री पे भी बना दिया गया होगा, 80 डिग्री भी बना दिया गया होगा, 50 डिग्री भी बना दिया गया होगा, तो मे भी 90 लेकिन नहीं है। अगर 90 होता तो क्या हो जाता? अगर यही 90 होता तो क्या हो जाता? मैच बॉक्स हो जाता। 90 होता तो क्या हो जाता? मैच बॉक्स हो जाता। ये डायमेंशन याद करना है, ठीक है। अब इस डायमेंशन में लैटिस पॉइंट जो है वो एटम्स कहां कहां प्रेजेंट है वो देखना पड़ेगा। तो लैटिस पॉइंट वाला मैं आगे लिखवाऊंगा, उसमें ब्रेविस लैटिस आता है, 14 टोटल 14 आएगा। तो मैं पहले क्यूब वाला बता लेता हूं, फिर बाकी का हम लैटिस पॉइंट बताएंगे कहां कहां है। अभी बताएंगे तो उसमें समझ में आएगा नहीं, और एग्जाम्पल्स वहीं पर हम लिखवाएंगे। तो आगे हम पहले लैटिस पॉइंट जो है वो क्यूब के लिए स्टार्ट करते हैं, बाकी के लिए एक ही बार लिखवा देंगे, बाकी के लिए डायरेक्ट पढ़ना में, क्यूब के लिए डिटेल में पढ़ना है। तो हेडिंग डालो लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट इन क्यूबिकल यूनिट सेल। राइट डाउन हेडिंग लैटिस पॉइंट इन क्यूबिकल यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट इन क्यूबिकल यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट इन क्यूबिकल यूनिट सेल। तो क्यूबिकल, हमें मेनली क्यूबिकल के बारे में पढ़ना है। तो क्यूबिकल यूनिट सेल में सबसे पहले ये बताओ कि क्यूबिकल यूनिट सेल में क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं? कितने कॉर्नर होंगे? 8 होंगे ना? 8 है। फेस कितने हैं? फेस है 6, ठीक है। एज कितने हैं? कितने एज? 12 है ना। बॉडी फेस डायगोनल कितने हैं? फेस डायगोनल कितने हैं? 12 होंगे ना। अरे एक फेस पे दो, एक फेस पे 2 डायगोनल, तो 6 फेस पे 12। तो हमें 12 से मतलब नहीं है। लेंथ बताओ फेस डायगोनल का। ये जो फेस डायगोनल है, जैसे मान लो हमने यहां पर ले लिया, तो इसका लेंथ बताओ। तो ये ए है और ये ए है, तो पाइथागोरस लॉ लगा देंगे यहां पे। क्या आ जाएगा? √2a। अब मुझे बताओ बॉडी डायगोनल कितने होंगे? बॉडी डायगोनल कितने होंगे? सबको दिख रहा है 4 कैसे होगा ना। बॉडी डायगोनल कितना होगा? 4। तो हमें 4 से मतलब नहीं है। बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होगा? किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना, कैसे होगा? √3a। तो क्यूब के बारे में पढ़ने के पहले इतना ध्यान रखना है,
मालूम है √3 ये कैसे आएगा? अब हम बात करते हैं यूनिट सेल में लाइटिस पॉइंट पे। लाइटिस पॉइंट, तो लाइटिस पॉइंट में जो पहला है वो किसी एग्जाम्पल बता रहा हूं, पोलोनियम में ये देखा गया पोलोनियम में कि जो उसके अंदर बार बार जो यूनिट सेल रिपीट हो रहा था वो था क्यूबिकल। उसके बाद ये देखा गया कि जो इसके अंदर एटम प्रेजेंट है वो एटम केवल और केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट है, यानी एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। एटम केवल और केवल उस ट्यूब के, ये सब पता लगाया गया एक्सरे डिफ्रैक्शन से। एक्सरे डाल के पता लगाया कि ये यहां से लाइट यहां जाके टकरा रहा है तो ये डिस्टेंस इतना है, ये डिस्टेंस इतना है, इनके बीच में ये यहां पर प्रेजेंट है, तो इसके बीच में बोल दिया गया कि सारे एटम जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ऐसा लैब में पता लगाया गया और पोलोनियम के अंदर देखा गया कि लाइटिस पॉइंट केवल और केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट है, यानी ऑल एटम आर प्रेजेंट, all atom are present at the corner। सारे एटम कॉर्नर पे केवल प्रेजेंट है, इसका नाम दे दिया गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एससीसी। इसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव, यानी कुछ सॉलिड ऐसे देखा गया कि जिसके अंदर क्यूब बार बार रिपीट हो रहा है और उसके एटम जो प्रेजेंट है वो केवल और केवल कॉर्नर पे है। जो एटम प्रेजेंट है वो केवल और केवल कॉर्नर पे है, तो उसको बोल दिया गया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो, इसके अलावा मान लो हमने आयरन लिया, अब आयरन के अंदर इसका एग्जांपल लिख लेना पोलोनियम। अब मान लो आयरन लिया गया और आयरन के अंदर उसके अंदर एक्सरे डिफ्रैक्शन करके पता लगाया गया कि किस टाइप का यूनिट सेल है। तो यह देखा गया कि जो क्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर बार बार जो एटम अरेंज्ड है उनमें जो एक निकल के आ रहा है, तो एटम जो प्रेजेंट है वो क्यूब जैसा बार बार निकल के आ रहा है। और जो इसके अंदर देखा गया कि आयरन प्रेजेंट कहां कहां है, लाइटिस पॉइंट कहां कहां है, तो ये देखने में आया कि सारे एटम जो है आयरन के वो इस क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और एक एटम जो है वो, एक जो एटम है वो इसके बॉडी में प्रेजेंट है, बीच में। जैसे मान लो ये रूम है, तो जितने भी कॉर्नर है सारे कॉर्नर पे एटम लगा हुआ है और एक एटम यहां बीच पे है। ठीक है, तो एक एटम यहां बीच में है। ऐसा और भी एग्जांपल, केवल आयरन नहीं है। तो इसका नाम, यानी लैटिस पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो लैटिस पॉइंट एटम आर प्रेजेंट एट, एटम आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। यानी सारे कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर में प्रेजेंट, इसका लैटिस पॉइंट ये है। इसका नाम रख दिया गया बॉडी सेंटर्ड
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और ये आयरन में, मैं एग्जांपल अलग से लिखाऊंगा, बस ऐसे एक नॉर्मल एग्जांपल देख के बता रहा हूं। आयरन में होता है, आयरन में होता है, रुबिडियम में होता है, सोडियम में होता है, एग्जांपल बाद में लिखवाएंगे। तो ये बन गया बीसीसी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीसीसी। यानी इन बीसीसी एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। इसका लैटिस पॉइंट हो जाएगा कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, बीच में। ठीक है, रूम के बीच में रखा हुआ है। अब कुछ ऐसे सॉलिड देखा गया, ठीक है, कुछ ऐसे सॉलिड देखा गया। अब सारे सॉलिड ले लेके एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा, तभी ना दिख रहा होगा कि ये एटम यहां है, ये एटम यहां है, ये एटम यहां प्रेजेंट है। सारे सॉलिड ले लेके एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा। आयरन लिया गया, पोलोनियम लिया गया, उसमें क्यूब दिख रहा है। क्यूब में भी 3 पार्ट अब हो रहा है। अब मान लो पोलोनियम में, आयरन में और कॉपर, मान लो तीनों में दिखा कि जो यूनिट सेल है वो क्या है, क्यूब आया। लेकिन जब उसमें एटम का लोकेशन मालूम किया गया तो इसमें देखा गया केवल कॉर्नर पे है, सिंपल क्यूबिक में। इसमें देखा गया कॉर्नर के साथ साथ फेस पर है, सॉरी बॉडी में है। और तीसरा जो वाला जो है वो है, मान लो हमने लिया कॉपर, तो कॉपर में ये देखा गया कि जो बार बार यूनिट सेल रिपीट हो रहा था, यानी एक क्यूब था। और इसके अंदर यह देखा गया कि जो एटम प्रेजेंट है वो इसके सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सारे कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। ठीक है, सारे एटम इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है कॉपर के। और कुछ जो एटम है, कुछ नहीं मतलब और भी जो एटम है वो इसके फेस सेंटर में, बीच में। अब ये रूम में एनालिसिस करो कि सारे कॉर्नर पे एग्जाम देने जाओगे, मान लो उसको प्रोजेक्टर भी पढ़ाया जाता है, एग्जाम देने जाओगे तो प्रोजेक्टर लेके थोड़े जाओगे। एग्जाम दोगे तो कहां दोगे, ग्राउंड में तो दोगे नहीं, कहां दोगे, हॉल में ही दोगे। हॉल क्यूब के जैसा होगा, तो जो सोचना यहाँ है वो एग्जाम में भी वही सोचना है, इसीलिए रूम पे ही सब सोचना है। तो सारे कॉर्नर कहां प्रेजेंट है, सारे एटम कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। और बाकी एटम कहां प्रेजेंट है, फेस सेंटर में। जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड लगा, यहां प्रेजेंट है, वहां प्रेजेंट है। ठीक है, यानी जो 6 फेस है वहां प्रेजेंट है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक पीछे है और एक आगे। आगे वाला दिखेगा नहीं, ये वाला नहीं दिख रहा है ना, तो 6 है। मैं यहीं पर दोनों लिख दे रहा हूं, ये दोनों साइड वाला है, ये टेरिस और फ्लोर वाला है, और ये फ्रंट और बैक साइड वाला है। तो यहां पर जो लाइटिस पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल एटम आर प्रेजेंट एट, all atom are present at, all atom are present at, all atom are present at each corner plus each face center। इसको हम नाम देंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और शॉर्ट में लिखते हैं इसको एफसीसी। अब ध्यान देना, अब ये सारे जितने भी सॉलिड है सबका एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। तो मान लो पोलोनियम में, आयरन में और कॉपर में जो यूनिट सेल निकला वो क्या निकला, क्यूबिकल। लेकिन एटम का लैटिस पॉइंट, एटम कहां लोकेटेड है, कहां प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे 3 टाइप उसमें डिवाइड कर दिया गया। उसी तरह से रोम्बोहेड्रल में, मोनोक्लिनिक में, ट्राइक्लिनिक में भी अलग अलग देखा गया, लेकिन उसके बारे में डिटेल पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं उसको सब एक ही साथ लिखवा देंगे।
बात क्लियर हो गया ये? अब इसको आगे बढ़ाते हैं। एक तुम्हें बाकी को लिखने के लिए अब यहां पर एक पेज छोड़ देना, बाकी को घर पे लिखने के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा, फिर कल लिख के लाओगे, एक ही बार समझा देंगे उसको। मतलब जैसे क्यूब में 3 पार्ट हो गए ना, उसी तरह से रोम्बोहेड्रल में भी पार्ट होंगे, उसी तरह से मोनोक्लिनिक में भी पार्ट होगा। एक पेज छोड़ देना, और मैं बोलूंगा चार्ट बनाया रहता है और उसमें एग्जाम्पल लिखे जाते हैं, उसको बना के लाना, कल मैं उसको डिस्क्राइब करेंगे। अब इसी को अब आगे यहां से जो हमें आगे पढ़ना है वो किसी ट्राई क्लिनिक और मोनोक्लिनिक के बारे में नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना हमें क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो अब हेडिंग डालो सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल। अब ये तीनों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ने, तो तीनों के बारे में क्या क्या पढ़ना है वो अभी मैं बता रहा हूं। तो राइट ऑन हेडिंग, एक पेज छोड़ के लिखना सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, एससीसी, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, एससीसी, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, एससीसी। और ध्यान से समझना इसमें क्या क्या पूछेगा आप। सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, एससीसी। अब इसका डायग्राम जो है एनसीईआरटी से निकाला हुआ तो बेटर रहेगा। सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, एससीसी। क्यूबिकल यूनिट सेल में कहां कहां रहते हैं एटम, और कहां, कैसे मालूम चला? एक कॉर्नर पर आता है। अब ध्यान देना, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में एटम जो है कॉर्नर पर आते हैं, जैसे पोलोनियम के एटम यहां कॉर्नर पे, और ये पोलोनियम के एटम यहां कॉर्नर पे। अब ध्यान देने वाला बात ये है कि वहां पर मैं केवल ऐसे लिख दिया था, अब ये कॉर्नर वाला एटम इस कॉर्नर को टच करता है, वहां पर मैं केवल ऐसे नॉर्मली बनाया था। अब आगे जब हम बात करेंगे एससीसी में, तो एक कॉर्नर वाला एटम एक कॉर्नर वाला को टच करेगा, ध्यान से समझना, और ये कॉर्नर वाला इससे टच करेगा। अब मैं आगे सारे कॉर्नर नहीं बना रहा हूं, यानी अब ऐसा इमेजिन करो कि यहां पर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है इस रूम में, ठीक है? तो इस कॉर्नर से टच करेगा, जो एटम यहां प्रेजेंट होगा उससे टच करेगा। जो एटम वहां प्रेजेंट है, जो घर पे बैठे हो मैं नहीं समझा सकता, इसलिए मैं पहले बोला था कि ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो रटना पड़ेगा तुम्हें। ये जो एटम है उससे टच करेगा, और ये जो एटम है उससे टच करेगा, करेगा ना? यानी बताओ मेरे को कि एक कॉर्नर वाला एटम कितने कॉर्नर से टच कर रहा है? कितने से टच कर रहा है? सोच के देखो। अब इधर वाला एक किससे किससे टच कर रहा है? कर सकता है ना? जो लाइन हो अब यहां समझ लो, ये कॉर्नर वाला इससे टच किया, इससे टच किया, और इससे भी टच करेगा। एक को पकड़ो, केवल एक के बारे में जानो। ये इससे टच करेगा, ये इससे टच करेगा, और यहां जो कॉर्नर वाला होगा इससे टच करेगा। सबसे बेटर है, डायग्राम से भी बेटर होता है रूम पे समझना, प्रोजेक्टर से भी सबसे बेटर है रूम पे समझना। रूम पे समझ में आएगा तो पूरा समझ में आएगा। क्लियर? अब आगे समझो, पहले समझाने वाला काम करते हैं। मान लो एक तुम स्क्वायर लिए, ठीक है? यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, और यहां भी स्क्वायर है। तुम अगर एक सर्कल बनाओगे तो ये सर्कल इस स्क्वायर के हिस्से में कितना आएगा? मान लो 100% है या 1 है, तो इसके हिस्से में कितना आएगा? 1/4 आएगा ना, कि नहीं आएगा? यानी इसके हिस्से में आया 1/4। अब तुम समझो कि यहां पर एक रूम है, क्यूबिकल है वो,
और तुम वहां पर एक क्यूब रख दिए, सॉरी एक रख दिए एटम, और एटम क्या होते हैं? स्फेरिकल। तो तुम्हें बताना यह है कि इस रूम के हिस्से में कितना आएगा। इस रूम के हिस्से में कितना आएगा? कितना आएगा? अब यही सोचना है घर, इसलिए मैं बोला घर बैठ के नहीं सोच सकते। अब समझो यहां पर जैसे ये क्यूब है, तो अगर मान लो क्यूब निकला, उसके अंदर पोलोनियम के अंदर क्यूब निकला और उसके अंदर एससीसी निकला, तो केवल एक क्यूब नहीं होगा ना, क्यूब साइड में भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, पूरा 3D में क्यूब है। अब मान लो यही रूम है, अब इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब है, बैक साइड भी क्यूब, फ्रंट में भी क्यूब, ऊपर भी क्यूब, यानी ये पूरा क्यूब से घिरा हुआ है। और उसमें से हम एक क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, और एटम रखा हुआ है कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे रखा हुआ तो पूरा एटम इसके अंदर नहीं है, ये एटम का हिस्सेदारी दूसरे में भी जाएगा। यानी जो एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पे, उसका पार्ट पूरा का पूरा पार्ट इस क्यूब के अंदर नहीं है, कुछ पार्ट बाहर भी है। तो अगर ध्यान से समझो, मैं रूम पे समझाता हूं, जो ऑनलाइन है मैं नहीं समझा पाऊंगा उसको। अब ये जो रूम है, अब समझो ये रूम कितने से, इस कॉर्नर को पकड़ो, अब इस रूम के बगल में रूम है, उधर है या नहीं है? तो ये मान लो रूम हमारा क्यूब है, इस रूम के बगल में उधर एक रूम और है, हुआ। अब इस रूम के इधर एक रूम है, हालांकि नहीं है लेकिन इमेजिन कर लेना है, और एक रूम वहां होगा। यानी अगर मान लो ये 2D में समझो, तो एक रूम इधर है, एक रूम इधर है, और एक रूम इधर है। अब ऐसा ही 4 रूम ऊपर होगा, ऐसा ही 4 रूम होगा ना। अब 3D में नहीं हम बना पाएंगे, ऐसा ही 4 रूम कहां होगा? ऊपर। यानी यहां जो रखा हुआ एटम है वो 8 क्यूब में डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तुम पहले बोलना समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये 8 है। यानी अगर एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे तो उस एटम का 8 क्यूब में डिवाइड होगा, 8 क्यूब में। हाँ, 3D में समझ में आ गया कि कैसे होगा? तो पहला पॉइंट एससीसी में लिखना पड़ेगा। अब देखो, या तो समझ के लिखो या नहीं तो रट लो कि एटम 8 में डिवाइड होता है, तो दोनों को मार्क्स मिलने वाले हैं। तो लिखना ईच कॉर्नर विल शेयर बाय 8 क्यूबिकल यूनिट सेल। ईच एटम, सॉरी, ईच कॉर्नर विल शेयर, ईच कॉर्नर विल शेयर by 8 cubical unit cell, by 8 cubical unit cell, ठीक है, by 8 cubical unit cell। अब ध्यान दो सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये हम बोल रहे हैं कि जब एटम को रख दिया जाएगा कॉर्नर पे, ठीक है, तो इस एटम का हिस्सेदारी इस रूम के अंदर कितना होगा? हम हिस्सेदारी रूम के अंदर ही बात करेंगे। यानी एक के फुटबॉल को यहां रख दो तो इस रूम में कितना उसका पार्ट है? तो 1/8 पार्ट है। यानी जो कॉर्नर पे एटम है उसका शेयरिंग इस रूम में कितना है? 1/8। तो यहां से पहले लिख लो, तो शेयरिंग ऑफ कॉर्नर एटम, शेयरिंग ऑफ कॉर्नर एटम, जो ये ऑनलाइन लिख के भेजा 1/4 2D में होगा, 1/4 2D में, सर्कल नहीं है, यहां पर स्फीयर है। शेयरिंग ऑफ एटम एट कॉर्नर इज 1/8, मतलब एक क्यूब के हिस्से में
1/8 आएगा। यहां तक क्लियर? तो दो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि बताओ कॉर्नर पे कितने यूनिट सेल शेयर होते हैं, तो उसका आंसर 8 है। और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉर्नर पे एटम कितना शेयरिंग होता है, तो 1/8 है। ये बात दोनों क्लियर हो गया? तो क्यूबिक यूनिट सेल पूछा जाएगा तो 8 क्यूबिक यूनिट सेल आर शेयर एट ईच कॉर्नर। और एटम का शेयरिंग कितना है? एटम का शेयरिंग जब बोला जाएगा, कहने का मतलब इस रूम के हिस्सेदारी कितना है। ये नहीं बोला जाएगा 8 एटम 8 क्यूब में डिवाइड है तो 8 क्यूब में। एटम का शेयरिंग का मतलब हुआ इस रूम के हिस्से में कितना आया, तो इस रूम के हिस्से में 1/8 आएगा। ये दोनों लाइन से ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। कई बार क्वेश्चन जब आता है तो स्टूडेंट बोलता है सर 1/8 होता है कॉर्नर पे, जबकि यूनिट सेल पूछ रहा होता है। तो यूनिट सेल 8 होगा, लेकिन कॉर्नर पे एटम 1/8 पार्टीशन होंगे। तो हमें इस रूम से मतलब है, रूम के बाहर ये कितना एटम हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हमें इस रूम की हिस्सेदारी से मतलब है। तो यहां पर एक पहला एससीसी में निकाला जाता है कि नंबर ऑफ एटम, पहला पॉइंट इसका ये है नंबर ऑफ एटम इन एससीसी, जिसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। यानी एससीसी के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, टोटल एटम कितने प्रेजेंट, जो इसके हिस्से में है वो, जो बाहर वाला पार्ट है हमें उसको रिजेक्ट मारना है। यानी इस रूम में जो हिस्सेदारी हुआ है तो इसके अंदर टोटल कितने पार्ट है एटम के, तो तुम अगर देखोगे तो इस कॉर्नर पे कितना पार्ट है, 1/8। ऐसा ही हर कॉर्नर पे होगा ना, 1/8 यहां है, 1/8 यहां है, 1/8 यहां है, 1/8 यहां है, वहां भी 1/8, वहां भी 1/8, वहां भी 1/8, वहां भी 1/8। हमें इस रूम के अंदर ही सब कुछ जजमेंट लेना है, रूम के बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बताओ इस रूम के अंदर टोटल 1/8 मिला दोगे तो कितना आइटम आएगा। यानी कुल मिला के एससीसी के अंदर एक ही एटम होता है, कुल मिला के हिस्सेदारी। समझ में आ गया? मान लो तुम्हें कॉर्नर पे लटका दिया जाए तो तुम्हारे इस रूम में कितना हिस्सेदारी रहेगा, 1/8। और तुम्हारे जैसे 8 लटका दिया जाए तो बोला जाएगा कितने इस रूम के अंदर तुम्हारा कितना पार्ट है, तो कुल मिला के एक पार्ट है। 1/8 1/8 1/8 1/8 ऐड कर दो 8 को या मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया ना? क्लियर ना? बोलना नहीं, रटना मत, क्योंकि बोलो कोई डाउट है? नहीं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये है कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। अब ये स्फीयर एटम है तो एटम का तो रेडियस होगा, तो यहां पर क्वेश्चंस रेडियस और एज लेंथ को स्मॉल ब्रैकेट में लिखना ए। अब एज लेंथ जो है ये इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो बताओ ये एटम का सेंटर और ये एटम का सेंटर दोनों टच, ये दोनों एटम टच कर रहे हैं, ये डिस्टेंस है ए और इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर। तो बताओ क्या रिलेशन हो जाएगा, ए इक्वल टू। तो अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इन्हें एससीसी रेडियस का वैल्यू दिया जाएगा, बोला जाएगा एज लेंथ निकालो, निकल जाएगा। तो यहां से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, रेडियस देके एज लेंथ पूछ लेगा या एज लेंथ देके उस एटम का रेडियस पूछ लेगा। बात क्लियर? तीसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग ये होता है कि एक एटम कितने एटम से टच कर रहा है, सिंपल सा इसका मीनिंग है। पहले समझो इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक एटम कितने एटम से टच कर रहा है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, A2D में ही अभी समझो
ये एटम ऐसे प्रेजेंट है, साइड वाला का नहीं सोचना है, ठीक है, साइड वाला तो ये कंटिन्यू जाए। अब इसके बारे में सोचो, साइड वाला के बारे में नहीं सोचना है। तो ये एटम इससे टच है, ये एटम इसे टच किया है, ये इसे टच किया है और ये इसे टच किया है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। यानी 4 2D में ही सोचना है, 3D में नहीं। अब जैसे मान लो ये बीच में बैठा हुआ है, हाँ, तो वो इससे टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है, उससे टच कर रहा है, इधर से टच कर रहा है, 4 से टच कर रहा है। अगर वो 3D में होता तो कितने से टच करता? एक ऊपर भी करता और एक 6 से करता हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सिंपल सा कि वो एटम कितने एटम से टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ टचिंग एटम, बस सिंपल से इसका लिख लो ऐसे, नंबर ऑफ टचिंग एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। गधे समझा रहा हूं 2D में, अभी 3D में आएंगे। नंबर ऑफ टचिंग एटम, नंबर ऑफ टचिंग एटम विथ एन एटम, विथ एन एटम, एक एटम से कितने एटम टच कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? अब मुझे इमेजिन करके बताओ कि इस क्यूब में, इस क्यूब में एक कॉर्नर पकड़ो। अब ये नहीं सोचना है कि केवल रूम के अंदर वाला इस टच कर रहा है, जितना भी क्यूब सबके बारे में सोचना है, 3D में सब कुछ सोचना है। ये एटम कितने से टच कर रहा है पूरा सोच के बताना है। इस रूम के बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी, सब तरीके से सोच के बताना है कितने से टच कर रहा है। 8 से या 6 से। अब देखो ऑनलाइन जो पढ़ रहा हूं मैं उसका जिम्मेदारी नहीं हूं, मैं नहीं समझा पाऊंगा। मैं स्टार्टिंग में ही बोला हूं कि आओगे, कई दिन से मैं बोल रहा हूं कि आओगे तभी समझ में आएगा ये, और नहीं तो दूसरा इसका उपाय है, रट लो। कितने एटम से टच करेगा? 6। अब देखो कैसे है। अब इस कॉर्नर को इमेजिन करो। चलो पहले इसको ऐसे समझाते हैं। पहले ऐसे समझो, मान लो ये रूम है, अब ये 2D मानो, तो 2D मानोगे तो ये वाला इससे टच करेगा। ये अब रूम मान लो एक, तो ये वाला कॉर्नर इसे टच करेगा, करेगा ना। ये अब रूम मानो एक, तो ये वाला कॉर्नर इसे टच करेगा। और कौन सा रूम मानोगे? ये वाला कॉर्नर इसे टच करेगा। यानी ये जो कॉर्नर है ये इससे, इससे, इससे और इससे टच कर रहा है। और 3D में कितने करेगा? 2 और करेगा। अब रूम पे समझो, रूम पे सबसे बेटर होता है समझना। ओ कॉर्नर मानो, ओ कॉर्नर कितने से टच कर रहा है? इस कॉर्नर से कर रहा है एक, इस कॉर्नर से कर रहा है 2, उस कॉर्नर से कर रहा है 3, हुआ ना 3 है। अब इधर मान लो एक रूम है, इधर है, इसके इधर एक रूम है, तो उसके जस्ट इस कॉर्नर के जस्ट अपोजिट उसके कॉर्नर होगा। इस कॉर्नर के जस्ट अपोजिट उधर एक रूम होगा, होगा कि नहीं होगा? वो करेगा टच है। ये जो टच कर रहे हो जस्ट इसके उल्टा रूम में अपोजिट टच कर रहा होगा एक। जैसे मान लो ये यहां टच कर रहा ऐसे, ये मान लो एटम को ये टच कर रहा है, तो रूम अगर इधर आएगा तो ये वाला टच करेगा, और जो नीचे टच कर रहा है जस्ट इसके उल्टा ऊपर एक टच करेगा। कैसे कैसे आया? समझ में आ गया? तो देखो अब बात ऐसी है कि तुम अगर डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद करोगे ना 6 से, तो उसको भी मार्क्स मिलेगा, और जो जानता है कि 6 कैसे आया उसको भी मार्क्स मिलने वाले।
लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस इसमें फॉर्मेट बनाया जाता है और क्वेश्चंस इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय। तो रटने वाला तो बन जाएगा, नहीं रटोगे तो नहीं, जो समझने वाला क्वेश्चन वो नहीं बन पाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एससीसी का होता है 6। इमेजिन हो गया कैसे कैसे? ऐसे भी तुम लोग का अभी ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है ना? पता है, मैं लॉकडाउन पड़ गया कितना? चलो हो गया ये। फोर्थ पॉइंट बताओ। अब जैसे ये एटम इसे टच कर रहा है, ठीक है, तो मुझे ये बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अब ये इसका नेबरिंग है, मतलब ये इसको पास में है, तो बताना है सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, यानी दो एटम के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस बताना है जो इसके नेक्स्ट नेबरिंग एटम है। अरे ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये इसके टचिंग कंडीशन में है, इस सबसे इसके पास में है, अब इसे वो बीच में है तो वो पास में है, लेकिन ये वाला जो यहां होगा वो उसके नेक्स्ट नेबरिंग होगा। जैसे ऐसे समझो कि ये एटम जो है इसे टच कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक और कहीं एटम होगा उसे टच नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट सबसे पास में दूसरा एटम कितने डिस्टेंस पे होगा? पहले क्वेश्चन को ध्यान समझो। एक कॉर्नर को पकड़ लो, ये सबसे पास में है, तो नेक्स्ट एटम का डिस्टेंस बताना है जो सबसे क्लोजेस्ट है। क्वेश्चन समझे क्या है? उस एटम का डिस्टेंस बताना है जो इसके नेक्स्ट नियरेस्ट है, नेक्स्ट क्लोजेस्ट है। पहला क्लोजेस्ट तो ये है, क्या होगा? ए के रिस्पेक्ट में बताओ, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में नहीं बता सकते ना। आर के रिस्पेक्ट में तब बताएंगे जब टच किया रहेगा। तो ये एटम इससे टच किया है, नेक्स्ट जो एटम इसके डिस्टेंस पर है क्लोजेस्ट, जैसे तुम हो, तुम ये सबसे मेरे पास में है, ये सबसे क्लोजेस्ट हुआ, और ओ नेक्स्ट क्लोजेस्ट हुआ, और ओ नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लोजेस्ट हुआ, और ओ नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लोजेस्ट हुआ। तो ये क्लोजेस्ट है इसके। अब तुम्हें नेक्स्ट क्लोजेस्ट का डिस्टेंस बताना है जो एटम प्रेजेंट है। अब सोच के देखो कि वो एटम कहां प्रेजेंट है जो इसके नेक्स्ट क्लोजेस्ट है। इसका आंसर है ए रूट 2। रूट 2 ए है। कैसे? अब सोचो ये एटम कॉर्नर पकड़ो, मैं पहले बता रहा हूं ऑफलाइन वालों को बिल्कुल, ऑनलाइन वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि रूम जब दिखा रहे हैं तो उसको थोड़ा रूम दिख रहा है और मैं दूसरे तरीके से समझा भी नहीं पाऊंगा। अगर ओ रूम एटम पकड़ोगे, ठीक है, तो ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर, ये सबसे पास वाले हैं, ये सबसे पास वाले हैं ना। अब इसको 2D में ऐसे समझ सकते हो कि ये एटम इससे पास में है, ये पास में, यहां जो प्रेजेंट होगा वो टच तो नहीं करेगा ना, यानी ये कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर को टच कर रहा है, इस कॉर्नर को पकड़ो, ये कॉर्नर इसे टच कर रहा है, ये कॉर्नर इसे टच कर रहा है, और ये कॉर्नर वाला जो है वो टच नहीं कर रहा है, वो नेक्स्ट नियरेस्ट है, और उसका डिस्टेंस है, फेस डायगोनल का डिस्टेंस क्या होता है? रूट 2 है, इसलिए तो फेस डायगोनल बताया था।
तो लिख लेना। अच्छा, नियरेस्ट वाला का डिस्टेंस क्या है? नियरेस्ट वाला क्या है? सबसे क्लोजेस्ट ए है। नेक्स्ट नियरेस्ट का डिस्टेंस, अगर दोनों का रेशियो पूछ दे तो क्वेश्चन बता ले जाओगे ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो लिख लो डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट एटम क्या होगा? √2a। क्लियर? हाँ, तो अभी आ रहे हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट लिखना। अब जैसे मान लो हमने बोला ये हमसे सबसे नियरेस्ट में, तो ये सबसे मान लो ये हमसे टच कर रहा है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर में आएगा। और टच नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट नियरेस्ट में आएगा। अब तुम किस में आओगे? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि इन ASCC नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, यानी आपको स्टार्ट करना है कहां से? कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन इज नियरेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट बोलेगा तो उसके बाद वाला सोचना है। तो बताओ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट का डिस्टेंस कहां पर है? तो देखो ये जो एटम प्रेजेंट है इस कॉर्नर पे वो नियरेस्ट है, यानी ये इसका टचिंग कंडीशन। ये जो प्रेजेंट है यहां पर नेक्स्ट नियरेस्ट है, वो जो फेस वाला है, फेस डायगोनल वाला है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा दूरी पर प्रेजेंट है वो है बॉडी डायगोनल वाला। यानी 3 डिस्टेंस आ गया इस कॉर्नर से, एक जो सबसे पास में है, और एक जो फेस पर है, और एक जो बॉडी में है। तो ये डिस्टेंस a और a√2 और ये a√3। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिस्टेंस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिस्टेंस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिस्टेंस इज a√3। नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिस्टेंस इज a√3। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एक क्यूब है और क्यूब में ए और बी दोनों एटम प्रेजेंट है। ए और बी दोनों एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो बोला जाएगा कि उसमें फॉर्मूला बताओ। तो पहले समझ लो, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो अभी मैं सिंपल क्यूबिक वाला बता रहा हूं। जिसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर हमने सबने सिमिलर एटम लिया है। हो सकता है ऐसा भी कि यहां ए है, यहां बी है, यहां ए है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इन ASCC, अब नाम रख दिया SCC, मतलब सारे एटम कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर। ए एटम प्रेजेंट एट half वन बाई टू ऑफ कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड
बी प्रेजेंट एट द रेस्ट पार्ट, रेस्ट कॉर्नर। फाइंड फॉर्मूला, ध्यान से समझना। ए और बी जो है वो बोला गया है क्यूब में, ए जो प्रेजेंट है वो जितने भी क्यूब है, सॉरी जितने भी कॉर्नर है उसके आधे पोजीशन पे ऑक्युपाइड है, और बी जो है वो बाकी पोजीशन पे ऑक्युपाइड है। तो उसका फॉर्मूला बताना है। तो हम फॉर्मूला बनाएंगे ए एक्स और बी वाई, और ये जो एक्स होगा वो एक्स होगा नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। यानी आपको यहां पर ए जो है उस यूनिट सेल में कितना है वो निकालना पड़ेगा, और यहां जो वाई हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, यानी वाई जो है यूनिट सेल में कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। कहीं पर यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। यानी जब भी हम फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे तो यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है हम तब बात करते हैं। अब यहीं पर तुम्हें आएगा NaCl के बाद में 4NaCl जो आता है, यहीं पर आएगा वो NaCl। एक क्यूबिक यूनिट सेल में क्या फॉर्मूले होते हैं। तो हमें जब फॉर्मूला, कहीं पर भी फॉर्मूला पूछेगा, चाहे SCC में पूछे, FCC में पूछे, BCC में पूछे, हमें उस यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट है वो निकालने होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस का मेन बेसिक फंडा यही। अब आते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ ए इन SCC। कोई बताएगा नहीं, तुम बताओ कितना होगा। ए की संख्या कितना है SCC के अंदर, क्या क्या कर, ए की संख्या कितना है, नंबर ऑफ एटम इन SCC है 8 है। कितना है, है? है? ए की संख्या कितना होगा, 4 होगा ना। कह रहा ए इज प्रेजेंट एट द हाफ ऑफ कॉर्नर ऑफ क्यूब, यानी जो क्यूब का कॉर्नर है उसके आधे पोजीशन पे ए ऑक्युपाइड है। तो कितना कॉर्नर होते हैं, 8। तो 8 में से 4 जो पोजीशन ऑक्युपाइड किया है वो ए ने किया है। तो बना लो यहां पे। अब यहां पर आठ पोजीशन में से 4 जो पोजीशन है, कोई भी 4 ले लो, ए और ए, ये 4 पोजीशन किसने ऑक्युपाई किया है, ए ने। बाकी जो पोजीशन है वो किसने ऑक्युपाई किया है, बी ने। ये हो जाएगा बी। अब तुम्हें बताना है कि ए की संख्या कितना है इसके अंदर। नंबर ऑफ एटम ए इन कितना है? कितना होगा इस क्यूब के अंदर है, इस क्यूब के अंदर कितने हैं, ए की संख्या कितना इस क्यूब के अंदर है। तो यहां 1/8, वहां 1/8, वहां 1/8, वहां 1/8, 1/8 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1/2। यानी ए की संख्या आधा है इस रूम के अंदर। नंबर ऑफ एटम ऑफ ए इन ए SCC। तो टोटल तो 4 इस रूम के अंदर बोलना है। मैं क्या बोला हूं, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर हमें चाहिए, बाहर नहीं चाहिए। तो यूनिट सेल के अंदर ए जो है वो 1/2 है टोटल मिला के। अब बताओ नंबर ऑफ एटम ऑफ बी इन SCC। बी की संख्या कितना है इस यूनिट सेल के अंदर, इन ए यूनिट सेल, इन SCC बोला गया है, SCC के बाहर नहीं। कितना होगा 1/2। तो ये 4 कॉर्नर है, तो ये 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, ये हो जाएगा 1/8 इंटू 4। कितना हो जाएगा 1/2। यानी इस रूम के अंदर ए जो है आधा है टोटल मिला के, 4 नहीं है, आधा है, और बी जो है वो आधा है। तो फॉर्मूला बन जाएगा
ए 1/2 और बी 1/2, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो ये बन जाएगा ए बी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी। ये मैं एक सिंपल सा तरीका बताया कि कैसे फॉर्मूला निकाला जाए। तो याद रखना, ए की संख्या क्यूब के अंदर, क्यूब के बाहर नहीं, और बी की संख्या क्यूब के अंदर। क्लियर हो गया नहीं? चलो इसको आगे क्वेश्चंस करवाएंगे, क्योंकि मेनली